बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। चैनल 72 न्यूज़ सिडनी से आपकी खिदमत में अख्तर मुगल का सलाम। नाजरीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने तहरीक पाकिस्तान की मुनासिबत से जनाब सैयद अतीकुल हसन साहब से उन सवालात पर गुफ्तगू की थी जो आजकल के नौजवानों के जहनों में घूमते हैं। आज उस सिलसिले का ये दूसरा प्रोग्राम है और आज का हमारा मौजू है क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तानी सियासत का गैर जमहूरी रवैया। नाजरीन, हमारे बुजुर्गों की अनथक जद्दोजहद और बड़ी कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान तो हासिल हो गया, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत परवान न चढ़ सकी। क़याम पाकिस्तान के कुछ ही अरसे बाद पाकिस्तानी सियासत ज़वाल पजीर होना शुरू हो चुकी थी। तो आइए इस सिलसिले में आज हम अपने मेहमान सैयद अतीकुल हसन से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम अतीकुल हसन साहब। वालेकुम अस्सलाम अख्तर मुगल साहब और 72 के तमाम नाजरीन। अतीकुल हसन साहब, जैसा कि आज का हमारा मौजू है क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तानी सियासत का गैर जमहूरी रवैया जी, इस पर हम बात करेंगे आज। और मैं समझता हूँ आप हमारे नाजरीन को ये बताइए कि क्या वजह हुई कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत परवान न चढ़ सकी और क़याम पाकिस्तान के कुछ अरसे बाद ही पाकिस्तानी सियासत ज़वाल पजीर होना शुरू हो गई और काफ़ी उतार चढ़ाव और फिर यके बाद दीगरे मार्शल लगते रहे। बहुत शुक्रिया अख्तर मुगल साहब। हमने लास्ट प्रोग्राम में भी तारीख के हवालों से बात की थी और जो हकीकत है, माजी है, उसमें हमने झांका था और हमें यही चाहिए कि हम पाकिस्तान के जितने जो प्रॉब्लम्स हैं अब, और लगता है कि किस तरह वो सुलझेंगे, किस तरह मुल्क ट्रैक पे आएगा। ये एक दो दिन की ये चीज़ नहीं है, ये पिछले 60 साल से ये हो रहा है। मैं थोड़ा सा पीछे जाके वहाँ से शुरू करूँगा और मैं वो ख़ास वाक़यात जिसकी वजह से पाकिस्तान में, जैसा आपने कहा, सही जमहूरियत पनप नहीं सकी, उसकी वजूहत क्या थी, तो और उसी की वजह से हमारा मुल्क भी दो टुकड़े हुआ। तो लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं कुछ पाकिस्तान के हवाले से बात करूँ। जश्न आज़ादी है और वो रिलेट करता है जो मैं बयान करूँगा। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का जो जो नाम था 1933 में, ये चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया और उसके बाद में करारदाद पाकिस्तान में भी, और फिर ये नाम को एक्सेप्ट किया गया मुस्लिम लीग ने, और कि ये मुल्क हमारा जो होगा उसका नाम होगा पाकिस्तान। और ये किया चौधरी रहमत अली ने। उसके बाद में पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम था वो था हफीज जलंधरी साहब ने लिखा था। लोगों को पता है, ये म्यूजिक कंपोज दिया था अहमद गुलाम अली चागला ने 1949 में। और पाकिस्तान का जो फ्लैग है, झंडा जो है, वो डिज़ाइन किया था सैयद अमीरुद्दीन कुदवाई ने। ये सारे लोग जो है वेस्ट पाकिस्तान, जो पाकिस्तान है इस वक्त, उनसे इनका ताल्लुक नहीं था। इसमें से कुछ बंगाल से थे और कुछ इंडिया में जो इलाके हैं, कुछ डिफरेंट सूबे हैं, यूपी वगैरह से, वहां से थे। मेरा बताने का मकसद ये था कि पाकिस्तान की जद्दोजहद में पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उसमें शिरकत की थी, बिला इससे कि पाकिस्तान किन इलाकों में बनता है, किस में नहीं बनता है, क्योंकि पाकिस्तान जरूरत थी। ये उन्होंने तो बेलौस उन्होंने खिदमत दी। हालांकि वो जिस इलाकों से बिलोंग करते थे उसमें वो आए भी नहीं। फिर कुछ लोगों ने माइग्रेशन कर ली, जैसे हफीज जालंधरी साहब पाकिस्तान आ गए जालंधर से माइग्रेट करके, और इस तरह से। एक तो ये है। तो आप ये जहन में रखिए कि पाकिस्तान की बनाने में सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों का हाथ था और वो जरूरत को समझते थे। और उसमें ये शामिल उनके जहन में नहीं था कि जी हम तो पाकिस्तान में आएंगे नहीं या क्या होगा। एक तो ये बात है, बिल्कुल। इसको जहन में रख के मैं आगे बात करूंगा, जहन में रखिएगा। फिर मैं अब आजकल के हालात हैं, मैं कोट करूंगा कायद-ए-आज़म की सेइंग्स को। कायद-ए-आज़म ने ये कहा था, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। ये तीन वर्ड्स जो हैं कायद-ए-आज़म के, ये पूरी थ्योरी है। अगर कोई दानिश्वर, कोई इंटेलेक्चुअल, कोई समझदार आदमी इन तीन लफ्ज को पाकिस्तानी इन पे गौर करे
इस पे स्टडी करें कि हर लफ्ज के मायने क्या हैं, जी जी तो आपको समझ आ जाएगी कि ना हम में यूनिटी है, ना हम में फेथ है, और ना हम में डिसिप्लिन है। लेकिन जो इस कंट्री का फाउंडर था, आप उसका विजन देखें कि उसने 3 लफ्जों में पूरे पाकिस्तान का नजरिया बयान कर दिया और कहा कि पाकिस्तान को आगे चलाना है तो यूनिटी रखनी पड़ेगी, जी क्योंकि हम मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रस्म रिवाज, मुख्तलिफ ज़बान, मुख्तलिफ कल्चर के साथ रहते हैं। हमें यूनिटी होनी चाहिए एज ए पाकिस्तानी। हमें फेथ होना चाहिए कि जो हमने किया है वो सही है, जी जी वो हमने मुसलमानों के लिए किया है और हमने इसको आगे लेके चलना है। और हमें फेथ होना चाहिए था हमारे बानियों पर, उनके विजन पे, उनको विजन को उनके आगे लेके जाना चाहिए था। और फिर हमें डिसिप्लिन होना चाहिए था, यानी कि हमें कुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए थी, हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए था, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं। जी ओबियसली किसी इलाकों में किसी एक कल्चर के लोगों की, किसी एक जबान के लोगों की तरह ज्यादा थी, किसी में कम थी, लेकिन हम सबको डिसिप्लिन के साथ उठना जाना चाहिए था, ताकि हम पाकिस्तान में जमहूरियत नाफिज कर सकें। क्योंकि जो जमहूरियत के भी ये 3 उसूल हैं, अगर ये 3 उसूल नहीं होंगे तो जमहूरियत भी कायम नहीं हो सकती, और हमने उनको भुला दिया। फिर एक और कौल है कायदे-ए-आज़म का, और हमारे लोग बातें करते हैं आजकल के दौर में और बैठ जाते हैं, मैं देखता हूँ टीवी शॉक शोज पे नई नस्ल में, कि जी पाकिस्तान तो कायदे-ए-आज़म तो सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे। हाँ कायदे-ए-आज़म ये ने तो कहा था कि जब तुम्हें जाना है तो अपने आप मस्जिदों में, मंदिर में, चर्चेज में, खुले में जहाँ चाहे चले जाएं। तो ये कायदे-ए-आज़म की जो ये बात थी, इसको गलत तरह से कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है। मैं कायदे-ए-आज़म का एक कॉल आपको यहाँ नाजरीन को सुनाना चाहता हूँ। कायदे-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान नॉट ओनली मीन्स फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, but the Muslims ideology which has to be preserved. We had to preserve our ideology. जी नज़रिए पाकिस्तान को हमने प्रिजर्व करना था, which has come to us as a precious gift, एक अनमोल गिफ्ट के तौर पे हमें मिला था, and treasure, और एक खजाना था, and which we hope other will share with us, और हम ये चाहते थे कि दुनिया हमारे साथ ये शेयर करेगी। ये था कायदे-ए-आज़म का विजन। और उसमें ये बात भी इसके अंदर आ जाती है कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, जो कि कुरान और सुन्नत, कायदे-ए-आज़म ने कहा था कि हमारा निज़ाम, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है कुरान की सूरत में, जी वो हमारा आइन है, और इस मुल्क में कुरान और सुन्नत पे अमल होगा। कुरान और सुन्नत के तरीक़ों से कि पाकिस्तान चलेगा, क्योंकि इसीलिए हमने बनाया है। और कुरान और सुन्नत में भी माइनॉरिटीज़ को आज़ादी है। कुरान, हमारे इस्लाम में ये नहीं है कि जाके मंदिर तोड़ना शुरू कर दें या चर्च तोड़ना हाँ शुरू कर दें। उस कॉन्टेक्स्ट में बात थी कि हर एक को आज़ादी है। अगर कोई मुस्लिम नहीं है तो वो अपने मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गिरजा जाए, सबको इस कंट्री में आज़ादी होगी। सिक्योर माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं वो सिक्योर होंगे। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं होगा, या कुरान और सुन्नत के तहत निज़ाम नहीं होगा। हमारे यहाँ इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी होगी, और कुन्नत इस्लाम का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुरान और सुन्नत पे होगा। तो एक तो बिल्कुल बात ये बिल्कुल क्लियर है। दूसरे, हमारे लीडरों को परेशानी क्यों आई? कायदे-ए-आज़म ने फिर एक जगह कहा, उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल किया गया कि आपने कैसे ये इतना बड़ा मिशन लेके चले और पाकिस्तान हासिल कर लिया, तो कायदे-ए-आज़म ने कहा कि लीडर कायदे-ए-आज़म ने कहा कि मैं बताता हूँ, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड मेक इट राइट। बिल्कुल। दिस इज व्हाट द लीडर इज ऑल अबाउट। क्या पाकिस्तान के लीडर ऐसा करते हैं कि ये एक डिसीजन लेते हैं, उसको साबित करते हैं कि मेरा डिसीजन सही था? मैं नहीं समझता। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान की जमहूरियत जो है, सिर्फ पिछले पाकिस्तान बनने के 10 साल चली, उसके बाद से पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चली। और आज जो है वो जमहूरियत नहीं है पाकिस्तान में, वो डिक्टेटरशिप है, फौजियों की बनाई हुई है। और उसकी कहानी में अब आपको थोड़ी मुख्तसर करके सुनाता हूँ। पहले 10 साल पाकिस्तान के देखिए नाजरीन, 1947 से 1957 पाकिस्तान में, इन 10 सालों में 7 वजीर आजम आए। हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक लेजिस्लेटिव असेंबली थी, हमारी असेंबली चलती थी, वहाँ प्राइम मिनिस्टर बदलते भी थे, वहाँ करारदादें भी पास होती थी। ये पहले 10 साल हुआ जी। इन 10 सालों में सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, वो थे लियाकत अली खान, जिनको शहीद कर दिया गया। मैं आज उस पर बात करूंगा कि क्यों वो शहीद हुए
और उनमें और हमारे लीडरों में क्या डिफरेंस थे बाकी के लीडरों में। उसके बाद दूसरे जो प्राइम मिनिस्टर थे सर ख्वाजा नाजिमुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली, फिर हुसैन शहीद सोहरवर्दी, इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर जिसने आई चुंदरीगर एंड फिरोज खान नून। Among these 7 prime minister, no one was from the West Pakistan. जो पहले 10 साल में प्राइम मिनिस्टर बने, ये मैं बड़े नुक्ते की बातें कर रहा हूँ समझ वालों के लिए, आप जाके स्टडी करें कि इसकी वजूहात आपको मिल जाती हैं यहीं से। पहले 7 वजीर जो बने उसमें बंगाली थे या वो थे जो हिजरत करके पाकिस्तान आए थे, वेस्ट पाकिस्तान के लोग नहीं थे। और ये बात वेस्ट पाकिस्तान के जो वडेरे सरदार चौधरी सियासतदान टाइप लोग, वो जो सियासतदान भी थे, उनको चुभती थी कि उनकी मेजॉरिटी नहीं थी और हार्ड टाइम दिया गया, इसलिए बार बार इलेक्शन होते थे, पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग होती थी और फिर एक नया वज़ीर आज़म बन जाता था। कोई 1 साल चलता था, कोई 2 साल चलता था। और जिसपे नेहरू ने कहा जितनी मैं धोतियां बदलता हूँ उससे ज्यादा तो पाकिस्तान में वजारतें चेंज होती हैं, ये वो 10 सालों की बात थी। लेकिन डेमोक्रेसी चल रही थी जी, एक दूसरे को समझने की जरूरत थी, सब लोग नए थे लेकिन कुछ मुतालबात थे। और दूसरी बात यह कि जो असेंबली थी उसमें मेजोरिटी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की थी, बंगालियों की थी। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान की पूरी तारीख में आप देखें तो बांग्लादेश जैसे ईस्ट पाकिस्तान तो था, जो बांग्लादेश है आज, उसमें ज्यादा तहरीक चली थी, वहाँ के लीडर ज्यादा थे, डेमोक्रेटिक थे। उसकी तारीख भी हमने पहले बात की। और जैसे मैंने पहले कहा कि जब 1940 में पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास हुआ तो उसमें 25 एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर थे और उसमें से सिर्फ 7 जो हैं वो वेस्ट पाकिस्तान जो अब पाकिस्तान है उसमें से थे, बाकी ईस्ट पाकिस्तान जो ईस्ट बंगाल था वो और यूपी सीपी और बाकी जो इलाके थे उनसे थे जी। तो अब उसके बाद हुआ ये कि पाकिस्तान की चीजें चल रही थी। 1951 में 16 अक्टूबर को लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया। उनके इंक्वायरी बिठाई, कुछ पता नहीं चला किसने मारा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कोई पता नहीं चलाया। वो तो फिर बाद में, यानी कि ज्यादा अरसा नहीं हुआ, 10-20 साल ही हुए, क्योंकि एक खास वक्त के बाद जो है वो जो गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं वो डीक्लासिफाइड कर दिए जाते हैं। तो वॉशिंगटन डीसी ने जो यूएस डॉक्यूमेंट डीक्लासिफाइड किए जी, और ये प्रूफ, ये तो हकीकत है जो मैं बात कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स पे है और कई ने इस पे यूट्यूब पे इसकी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, वो देख सकते हैं। तो उससे पता चला कि लियाकत अली खान को शहीद किया था अमेरिकन सीआईए ने, और अमेरिकन इंस्ट्रक्शंस थी सीआईए को, और उनको कत्ल करने की वजह ये थी कि प्रेशर डालना चाह रहे थे अमेरिकन यूएस एडमिनिस्ट्रेशन उन पर कि वो ईरान को इन्फ्लुएंस करें, क्योंकि पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन ताल्लुकात जो थे पाकिस्तान बनने के बाद वो ईरान के साथ थे। पाकिस्तान बनने अनाउंसमेंट के बाद 1 मिनट के बाद सबसे पहला जो कंट्री था जिसने ऑफिशियली पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया वो ईरान था। और तो यूएस ही जानता था कि पाकिस्तान ने अगर थोड़ा इन्फ्लुएंस किया तो हमें ये ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा जी। तो लियाकत अली खान से उस वक्त के जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने कहा अपने सफारतकार के जरिए कि आप अगर बात करें तो हमें यहाँ काम मिल सकता है ईरान में ऑयल निकालने का। तो लियाकत अली खान ने कहा कि मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ, पाकिस्तान इज अ फ्री कंट्री एंड आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। ये एक पूरी डॉक्यूमेंट्री इस पे देख सकते हैं, एक लंबी पूरी स्टोरी है। तो उसके बाद में सीआईए ने अफगानिस्तान से हायर किए किलर, और वहां पर पश्तून जो ये पख्तूनिस्तान की जो मूवमेंट थी उनसे साजबाज की कि अगर आप हमारी हेल्प करें और इसको एलिमिनेट करें, प्राइम मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर है हर्ड, तो हम आपके पख्तूनिस्तान में आपको हेल्प करेंगे। ये डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन कायदे आजम ने शहीद होना कबूल किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मुल्क हमारा इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट रहेगा, हम किसी सुपर पावर की ताकत में नहीं आएंगे। तो ये तो थी कायदे आजम की हमारी पॉलिसी जी, कि पाकिस्तान की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए थी, ना हमें किसी भी सुपर पावर, चाहे उसमें
अमेरिका हो, रशिया हो या चाइना हो, हमारी अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी थी। यही कायद-ए-आज़म और बानी पाकिस्तान चाहते थे, और उसके सिले में कायद-ए-आज़म ने शहादत नोश फरमाई। लेकिन उसके बाद भी हमारे जो हुक्मरान थे, जो तबका था एक, वो उनको समझ नहीं आया, और फिर बार बार के ये चेंज जब हुई और हालात बिगड़ गए, और मशरकी पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी, उनके अपने कई उनके डिमांड थी। वो चाहते थे असेंबली से पास कराना। मिसाल के तौर पर वो चाहते थे कि जो बंगाली ज़बान है उसको भी कौमी ज़बान में लाई जाए, क्योंकि उर्दू, कायद-ए-आज़म ने कहा था कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान होगी। कायद-ए-आज़म ने इस सेंस में कहा था कि क्योंकि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है इन जनरल पूरे सब कॉन्टिनेंट में, उस सेंस में उन्होंने कहा था। हालांकि ये नहीं कि उनको बांग्लादेश, वो बंगाली के कोई खिलाफ थे या वो चाहते थे कि ये ज़बान जो है उर्दू जो है ये वेस्ट पाकिस्तान की ज़बान है। उर्दू जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की ज़बान थी, और हमें एक तशख़्ख़ुस अपना पैदा करना था एज ए मुस्लिम, इसलिए उर्दू को कौमी ज़बान बनाई गई थी। और फिर कायद-ए-आज़म रहे नहीं। उसके बाद में बंगालियों ने ये कहा कि हमारी भी ज़बान को आप एक लेवल पे ले लें, तस्लीम कर लें। कर लेना चाहिए था, क्यों नहीं? अगर हमारे वेस्ट पाकिस्तान के लोग भी सारे बंगाली सीख लेते तो पाकिस्तान का ही फायदा होता ना। जी जी, वो भी तो उर्दू बोलते थे बैठकर, लेकिन उसको डिले करते गए। इस तरह से कई और इकोनॉमिकल, ट्रेड और ड्यूटीज और कस्टम और इस तरह की चीजें थी जो कि मशरकी पाकिस्तान के जो लीडर थे उनकी डिमांड थी, और वो असेंबली में पास नहीं की जा रही थी, उसमें प्रॉब्लम किया जा रहा था। और फिर बिलाखिर ये हुआ, इस्कंदर मिर्जा ने 1957 में जो पाकिस्तान जो गवर्नर जनरल भी था, और फिर गवर्नर जनरल से रिजाइन करके वो प्रेसिडेंट बन गया, और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी था। उसने अयूब खान को कहा कि तुम टेक ओवर करो, और फिर अयूब खान ने टेक ओवर किया। असेंबली को डिसॉल्व किया गया और पाकिस्तान में पहली मार्शल लॉ लगाई गई 1958 में, और ये पाकिस्तान का जवाल यहाँ से शुरू हुआ डेमोक्रेसी का, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का। फौजी के हाथ में हुकूमत दी अयूब खान ने ली। जी जी। अब एक बात ये होती है जो कि जी अयूब खान के दौर में बड़ी तरक्की हुई होगी, सही बात भी है। अयूब खान को बहुत बड़ा इस्तकबाल दिया गया अमेरिका में, उसकी वीडियो दिखाई जाती हैं। क्यों लियाकत अली खान कोई भी मिल सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी मुल्क की जो पॉलिसी थी उस पर, उसूल पे कायम रहे वो, और अपनी जान दे दी उन्होंने जी। लेकिन अयूब खान ने सर झुका दिया, तो उसके बदले में उनको तो मिलना था फिर ये सारी चीजें, और पाकिस्तान को वो अमेरिकन ब्लॉक में ले गए, उनसे माहिदे किए बिलियंस डॉलर के। तो फिर तो उनको तो जाहिर है उनको आवभगत तो करनी थी, लेकिन इसके पीछे वजह क्या थी? अमेरिका की ये वजह थी, और उस वक्त से फिर पाकिस्तान फौजियों के हाथ में चला गया। और फिर क्या हुआ, अयूब खान साहब ने अपनी जो भी फौजी आए पाकिस्तान में, 3 बड़ी या 4 जो फौजी जनरल आए, अयूब खान, फिर उसके बाद में ज़ियाउल-हक, और फिर मुशर्रफ। या खान का दौर छोटा रहा, उन्होंने एक ही हिकमत अमली इख्तियार की है। अगर आप तारीख देखें, एक ही, पहले पावर में आए, फिर एक आरजी गवर्नमेंट बनाई, टेक्नोक्रेट की अपनी मर्जी के लोग लिए जी। अयूब खान ने भी यही कहा कि उसने एक गवर्नमेंट बनाई टेक्नोक्रेट्स को लेके, और उस टेक्नोक्रेट्स में उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी लिया और वजीर बनाया, और टेम्परेरी उन्होंने कहा कि ये एक एडहॉक आरजी गवर्नमेंट है, माशाल्लाह का दौर है, फिर हम डेमोक्रेसी नाफिज करेंगे जी। और फिर एक कस्टमाइज्ड डेमोक्रेसी नाफिज की। उससे पहले उन्होंने कन्वेंशन मुस्लिम लीग बनाई। मुस्लिम लीग की कमर में छुरा घोंपा, क्योंकि मुस्लिम लीग में से लोग निकाले और उससे कन्वेंशन मुस्लिम लीग बनाई फातिमा जिन्ना के अगेंस्ट। फातिमा जिन्ना और बाकी और भी लीडर मुस्लिम लीग में थे जी, और फातिमा जिन्ना हेड करती थी उसको, और उन्होंने कन्वेंशन मुस्लिम लीग बनाई। और कन्वेंशन मुस्लिम लीग में वेस्ट पाकिस्तान से फातिमा जिन्ना के साथ उस वक्त भी ज्यादा जो तादाद थी वो मशरकी पाकिस्तान की लीडरशिप की थी। बिल्कुल। और यहाँ के जो लोग थे, अब मैं आपको नाम बताता हूँ, आप थोड़ा हमारे नाजरीन को भी जी, बहुत को इसका पता ना हो। जो कन्वेंशन मुस्लिम लीग बनी मुस्लिम लीग के अगेंस्ट, जिसने पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अगेंस्ट, मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अगेंस्ट जी। कौन उसमें जो सिविल जो लीडरशिप लेकर आया था, मुस्लिम लीग में थे ये लोग।
ये फिर कन्वेंशन मुस्लिम लीग में अयूब खान में, इसमें जो लोग थे उसमें सरदार मोहम्मद जफरुल्लाह, मियां मुमताज दौलताना, सरदार शौकत हयात, चौधरी मोहम्मद हुसैन चट्ठा, ख्वाजा मोहम्मद सफदर, चौधरी जहूर इलाई, ये शौकत चौधरी शुजात का जो फादर थे जी। ये कन्वेंशन मुस्लिम लीग में इस तरह के लीडर आए, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो और फातिमा जिला के अगेंस्ट खड़े हुए इत्तेहाद बना के। और फिर जब उसने इलेक्शन का ऐलान किया अयूब खान ने जी 65 में, तो इनमें आपस में भी टूट फूट हुई, और ये कुछ लोगों ने, चौधरी जहूर इलाई ने और सरदार शौकत हयात ने और ये चौधरी मोहम्मद हुसैन चट्ठा, जिसका बेटा भी पिछले दौरों में मिनिस्टर भी रह चुका है पंजाब, नासिर चट्ठा वगैरह, ये लोग, इन्होंने फिर अपनी एक काउंसिल मुस्लिम लीग बना ली। यही गेम ज़िया-उल-हक के दौर में भी हुआ। तो 2 मुस्लिम लीग बन गई, एक फिर कन्वेंशन मुस्लिम लीग हो गई, कन्वेंशन मुस्लिम लीग से ही एक काउंसिल मुस्लिम लीग हो गई, और काफी लोग उधर चले गए। फिर उसके बाद में फातिमा जिन्ना की डेथ हो गई, तो मुस्लिम लीग जो थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान बनाया, वो तकरीबन खत्म हो गई, उसमें लीडरशिप नहीं रही, और ये लोग इसमें चले गए कन्वेंशन मुस्लिम लीग में। और उसके बाद में जनाब इलेक्शन हुए, जिसमें वो इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन नहीं थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन थे, लोकल बॉडीज के इलेक्शन करके, और सिर्फ लोकल बॉडीज में जो लोग जीतते थे, बीडी मेंबर जिन्हें कहते थे, उनके इलेक्शन करवा के, और अयूब खान ने कस्टमाइज करके वो खुद पावर में आ गए, और जनाब उन्होंने फिर अपनी वर्दी एक तरफ रख के सदर बन गए वो पाकिस्तान के, वो फील्ड मार्शल भी थे जी। और उसके बाद में उन्होंने हुकूमत चलाई, और पाकिस्तान में फिर वो एक कस्टमाइज डेमोक्रेसी सो कॉल्ड आर्मी ने अपने हाथ में रखी, और उसको अपने तरीके से चलाया। काम तो होने थे जी। लोग कहते हैं काम किया था, तो काम करने का मतलब ये तो नहीं कि आप खुद इख्तियार में आ जाएं और डेमोक्रेसी अपने हिसाब से चलाएं, वो डेमोक्रेसी तो नहीं हुई। और पाकिस्तान में ये खेल फिर ज़िया-उल-हक के दौर में भी ऐसा ही खेला गया, और फिर मुशर्रफ के दौर में भी ऐसे ही हुआ। दूसरा जो बड़ा एक इसका जो पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान, क्योंकि एक ईस्ट पाकिस्तान था, एक वेस्ट पाकिस्तान था, ये जो पाकिस्तान में जो तफरकेबाजी हुई है और हम डिवाइड हुए हैं, और आज हम पाकिस्तान कम पठान, सिंधी, महाजिर और पंजाबी ये नजर आते हैं, ये हुआ जब 1970 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फिर कन्वेंशन मुस्लिम लीग को छोड़कर अयूब खान की अपनी पार्टी बना ली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1967 में। और 1967 में जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तो उसमें फिर वही लोग जो मुस्लिम लीग में थे अयूब खान की कन्वेंशन मुस्लिम लीग में, उसमें से खास लोग उसमें आ गए, और उन्होंने फिर एक नई तरह की सियासत को उभारा। और अयूब खान जो भुट्टो था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो बेसिकली एक अपॉर्चुनिस्ट आदमी था। उससे पहले की तारीख भी ऐसी है, सिकंदर मिर्जा को उसने लेटर लिखा जब वो बाहर किसी डिप्लोमेट था कि जी मुझे ले लें और मैं आपका योर ओबीडिएंट सर्वेंट, वो लेटर भी गूगल पे मिल जाएगा। उसके बाद में डैडी कहता था वो अयूब खान को, फील्ड मार्शल अयूब खान को डैडी कहता था वो। तो अब हमारे यहाँ आज की जो तारीख पढ़ाई जाती है, उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहा जाता है कि वो कायदे अवाम थे, और वो कायदे अवाम एक फौजी के गोद में बैठकर आया और उसको डैडी कहता था वो। ये हमारे पाकिस्तान की तारीख जो खाना खराब हुई है जमहूरियत के नाम पर। अच्छा, फिर जब पीपल्स पार्टी आई, तो पीपल्स पार्टी ने और फिर याह्या खान ने एक अच्छा काम किया, बाकी तो उसने जो भी किया खाना खराब किया, लेकिन एक अच्छा काम ये किया कि 1970 में पहली दफा डायरेक्ट इलेक्शन हुए, 1 पर्सन 1 वोट जैसे अब इलेक्शन होते हैं 1970 में। 1970 का जो इलेक्शन था वो पूरे पाकिस्तान की 70, 72, 73 साल की जो हिस्ट्री है उसमें एक इलेक्शन हुआ था जिसपे कोई किसी को जो है एतराज नहीं था, और वो मुनसिफाना इलेक्शन हुआ जिसपे सारे लोग ये एग्री करते हैं, सारी पार्टियां जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया कि ये इलेक्शन फेयर हुए हैं जी। अब उस इलेक्शन का क्या हुआ? उस इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो ये हुआ कि मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स देता हूँ नाजरीन को। उस वक्त पाकिस्तान में, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में मिला के 300 सीटें थी असेंबली की,
उसमें अवामी लीग जो हेड कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने बनाई थी, जी वो एक ज़माने में तो कायद-ए-आज़म के साथ भी रहे और पाकिस्तान की मूवमेंट में भी हिस्सा लिया, लेकिन फिर अपनी पार्टी बना ली। एक अलग पूरी हिस्ट्री है, हमारे पास टाइम कम है। जी उन्होंने हिस्सा लिया और वेस्ट पाकिस्तान से पीपुल्स पार्टी को भुट्टो ने, ही वॉज अ गुड स्पीकर, पॉलिटिक्स तो सीख गया था वो, क्योंकि अयूब खान के ज़माने में फॉरेन मिनिस्टर रहे तो उसकी बाहर भी बहुत लिंक बना लिए थे। उन्होंने पार्टी में, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहली दफ़ा नारा लगाया रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान भुट्टो ने इसकी जमानत दी कि मैं दूंगा अगर मेरी पार्टी आ गई। जी और उसके बाद में उसने एक और लगाया नारा कि सोशलिज्म हमारी मईशत है और इस्लाम हमारा मजहब है। ये एक नई थ्योरी थी। हालांकि इस्लाम जो है वो पूरा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और उसमें इकनॉमिक भी है, उसमें ट्रेड भी है, उसमें बिजनेस भी है, इस्लाम सब कुछ सिखाता है। जी तो जब ये नारा लगाया तो गरीब जो लोग थे पंजाब में खास करके, वो रोटी कपड़ा मकान के पीछे भुट्टो के आ गए और सिंध में उसने सिंधी कार्ड खेला। यानी कि उसने सिंध में आके ये शो किया कि मैं तुम्हारा जैसा हूँ, सिंधी टोपी पहन के, मैं तो सिंधी हूँ, तो आप सिंधी उसको वोट दें। और इस तरह से जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो रिमार्केबल रिजल्ट ये था कि 160 सीटें थी, 161 सीटें थी सिंध से। ईस्ट पाकिस्तान की। अच्छा, 161 टोटल 300 सीटें थी, जी उसमें से 161 सीटें थी ईस्ट पाकिस्तान ईस्ट की, पाकिस्तान से। जिसमें से 160 सीटें अवामी लीग ने ली। जो क्लीन स्वीप जिसे कहते हैं ना रियल मायनों में, वो ये था। जी 160 सीटें अवामी लीग ने ली ईस्ट पाकिस्तान से, और उसके वेस्ट पाकिस्तान में जो 140 के करीब सीटें थी उसमें से 81 सीटें ली पीपुल्स पार्टी ने, और बाकी जो है जमात इस्लामी ने 4 सीटें ली, कौंसल मुस्लिम लीग ने 7 सीटें ली, मुस्लिम लीग कयूम ग्रुप था उसने 9 सीटें ली, जमात इस्लामी ने 7 सीटें ली, जमीयत उलमा पाकिस्तान ने 7 सीटें ली, कन्वेंशन मुस्लिम लीग ने सिर्फ 2 सीटें ली, नेशनल अवामी पार्टी ने 6 सीटें, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ने 1 और इंडिपेंडेंट 16। ये 300 की जो हॉल था मेंबर्स थे उसमें 160 सीटें मुजीबुर रहमान की अवामी लीग की थी। जी भुट्टो साहब की सिर्फ 81 सीटें थी और वो चाहते थे कि वज़ीर आज़म बन जाए। तो उनको बहुत समझाया गया, अपोजिशन ने भी समझाया, लेकिन उन्होंने नहीं माने। और फिर मुजीबुर रहमान ने कहा कि इक़्तिदार दो, उसको इक़्तिदार नहीं दिया गया, डिले किया गया। उसने फिर कहा कि अगर आप डिले करेंगे तो ये सही नहीं है। बंगाली वहाँ पर जो है वो उससे उन्होंने खिलाफ हो गए वो, कि भाई जब इलेक्शन हो गए, रिजल्ट आ गया, अब गवर्नमेंट दो हमें, गवर्नमेंट देनी चाहिए थी लेकिन नहीं दी। भुट्टो ने फौज को ब्लैकमेल करना शुरू किया। उसने कहा कि जी बहुत सारी तजवीज़ें दी स्टूपिड किस्म की कि जी 2 वज़ीर-ए-आज़म बना दें, एक यहाँ का बना दें, वहाँ का बना दें, ऐसे तो दुनिया में नहीं होता। और फिर उसने, यानी कि एक लंबी तफसील है, मैंने आर्टिकल लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं, हु इज़ भुट्टो, उसमें पूरा उसका लिखा है। तो बेसिकली डिजास्टर जो शुरू हुआ वो 1970 के बाद से हुआ। 1971 में बिलाखिर इन्होंने इक़्तिदार मुजीबुर रहमान को नहीं दिया, उसको बंद कर दिया, उसको डिपोर्ट कर दिया, वो लंदन चला गया। फिर उसने जो है वो फिर भी उसने 6 नुकात रखे थे कि हम सिर्फ कन्फेडरेशन चाहते हैं, कुछ चीज़ें हमारी एक ही होंगी, फौज हमारी और हमारा करेंसी वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं। इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उसके बाद में उसने अलहदगी की तहरीक चलाई, इंडिया ने उनको सपोर्ट किया। या तो ऐसे चीज़ों में बैठे होते हैं आसरे में, ऐसे लोग तो जो आपके दुश्मन है तो इंतजार में बैठे होते हैं मौके की तलाश में। तो उनको मौका मिल गया और उन्होंने फिर एक डील करके, और जिसमें भुट्टो भी चाहता था कि मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो जाए ताकि वो वेस्ट पाकिस्तान में मेजोरिटी शो कर दे, बाकी 140 में से 81 सीटें हैं और प्राइम मिनिस्टर बन जाए। भुट्टो की जो उसका जो उसकी नेचर थी, वो हेड बनने का, पाकिस्तान के ओहदे का, उसको कुर्सी का इस कदर उसको जहन में उसको शौक था, या उसकी एम्बिशन थी कि आप देखें भुट्टो जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे 20 दिसंबर 1971 से 13 अगस्त तक। भुट्टो सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रहे। याया खान से दुनिया में पहली दफा एक सिविलियन को बनाया। उसके बाद में वो स्पीकर भी रहे कुछ दिन, 14 अप्रैल से 15 अगस्त तक 72 में, और उसके बाद में वो 9th प्राइम मिनिस्टर बने। दैट वाज हिज ड्रीम। और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में उन्होंने जो भी पॉलिसी की, दैट वाज अ डिजास्टर फॉर पाकिस्तान। और इवेंचुअली वो मर्डर केस में उनको फिर फांसी हुई, और उसके बाद ज़िया-उल-हक साहब आए।
ज़िया-उल-हक साहब ने भी वही कहा कि जी मैं 90 दिन में इलेक्शन करा दूंगा। फिर उन 90 दिन में उन्होंने ये बैठ के कार्रवाई की, एक नई पार्टी तश्कील दी जी और वहां से फिर जो है नवाज शरीफ को उठा के लाए पंजाब से, उनको पहले चीफ मिनिस्टर बनाया, उसके बाद में फिर वो एक डेमोक्रेटिक अलायंस बना पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट, और उसमें जनाब उसको हेड बनाया गया नवाज शरीफ को, और फिर नवाज शरीफ को वो इलेक्शन जीते और नवाज शरीफ फिर प्राइम मिनिस्टर बन गया। इस तरह से नवाज शरीफ आया। नवाज शरीफ का कोई बैकग्राउंड नहीं था सियासी, कोई उनकी फैमिली सियासी नहीं थी, कोई पॉलिटिकल नहीं था, बिजनेसमैन था, और उसको ज़िया-उल-हक साहब जो है वो उसमें लेकर आए। अच्छा अतीक साहब, मुझे एक सवाल गर्दिश कर रहा है जहन में जी वो ये कि क्या इनमें से किसी का अब भी मौजूदा पाकिस्तान की सियासत में किरदार है, जो कि वहां पर वर्किंग कमेटी बनाई थी और जिन लोगों की स्ट्रगल से पाकिस्तान बना, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। और फिर पाकिस्तानी सियासत के उफक से किस तरह से, और वो लोग कहाँ गुम हो गए? देखें, जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया, तहरीक आज़ादी है, तहरीक आज़ादी मुसलमानों की और पाकिस्तान के मूवमेंट में जिन्होंने हिस्सा लिया, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जी जी, उनमें से तो कोई भी नहीं है, ना उनकी फैमिली है। इवन ये भी नहीं पता कि उनकी फैमिली के लोग कहाँ हैं। कहाँ है? जुल्म बिल्कुल। ये हुआ कि जो लोग फौज की, जिनको फौज ने चाहा, जिनको फौज इख्तियार में लेके आई, वही हमारे सियासी लीडर बन गए। उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो सर फहरिस्त, उसके बाद नवाज शरीफ, उसके बाद फिर शरीफ फैमिली और नवाज फैमिली, शरीफ फैमिली और नवाज फैमिली, और ये दोनों फौज की पैदावार है, दोनों फौज की पैदावार है। लेकिन बात सारी ये है कि क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान में शुरू से ही डेमोक्रेसी डेवलप ही नहीं हुई, वो तो पहले 10 साल में प्रॉब्लम होता रहा वहां पर वो, और उसके बाद में यहाँ से कोई प्राइम मिनिस्टर भी नहीं आया, उसके बाद में फौजी आ गए, अयूब खान आ गया, अयूब खान आया तो वो भुट्टो को लेकर आ गया। भुट्टो एक वडेरा था, उसने हर वो कार्ड खेला कि जिससे उसको वोट मिल जाए और वो लीडर बन जाए और वो अपनी कुर्सी संभाले। फिर वो उसकी हुकूमत बुरी तरह नाकाम हुई, एजुकेशन नेशनलाइज कर दी, बेड़ा गर्क कर दिया, इंडस्ट्री नेशनलाइज कर दी, 22 अमीर खानदान थे उन पे सख्ती की, वो छोड़ के चले गए। मतलब जो भी आज आप ये मैच देखते हैं, ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद से शुरू हुआ। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ऐसी चीजें रखी गई कि उसमें नजरिया पाकिस्तान को उन्होंने मस्मार कर दिया, जी अगर आप देखें। और उसके बाद में फिर आपने देखें कि फिर उसके बाद में तो लोगों को पता ही है, हमारी नौजवान नस्ल को भी, फिर बेनजीर भी रही, ये भी रहे। नवाज शरीफ की मैं बात कर रहा था, 1981 में चीफ मिनिस्टर रहे, फिर 85 में चीफ मिनिस्टर रहे, फिर 90 में फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। उनकी हुकूमत जो है वो जनाब 2 साल 2.5 साल चली होगी, फिर उन पर करप्शन के इल्जाम लगे और उनको सैक किया गया फिर गुलाम इसाक खान ने। उसके बाद में फिर इलेक्शन हुए, उसके बाद में बेनजीर आ गई, बेनजीर की हुकूमत पे फिर करप्शन के इल्जाम लगे। अभी हम बात करते हैं आजकल करप्शन के इल्जाम की और पनामा की, और ये भाई ये तो शुरू में जब पहले दफा इख्तियार में इनकी हुकूमतें डिसमिस हुई थी दोनों की, लेकिन कौम ने फिर उनको वोट दे दिए और फिर उनको जनाब उनको इख्तियार में लाया गया। तो जवाब ये है आपकी बात का कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली 1970 से जब फेयर इलेक्शन हुए थे, उसके बाद से हमारे यहाँ फौजियों के हाथों जमहूरियत चली है, और जिसने भी इक़्तिदार लेने की, जहां फौजियों ने देखा कि ये सही है उस हमारे लिए और हमारी बात सुनेगा, उसको आगे लेके आ गए, उनके अपने एजेंडे थे। यहाँ पर अतीक हसन साहब एक सवाल है कि सियासतदानों की नाअहली से फौज ने इक़्तिदार संभाला या फौज के इक़्तिदार में खुद शराकतदार बनना चाहती थी? देखे ना, यकीनन फौज को बुलाया इस्कंदर मिर्जा ने, ठीक है, सबसे पहले 1957 में, और 1958 में अयूब खान ने आके हुकूमत ली। फिर उसके बाद में अयूब खान ने सिविलियन जो लीडर थे उनको लेकर आया, वो लीडरों ने अयूब खान के पीछे चले वो लोग। तो कसूर तो हमारे फौजियों का है, पहला नंबर 1 कि उन्होंने इक़्तिदार संभाला। कोई ऐसी बात नहीं थी, आप चलने देते असेंबली को, उसको निभाते। अगर बंगाली कुछ चीज़ें मांग रहे थे उनको देना चाहिए था, उनका हक था। देखें, दुनिया के किसी भी माशरे में, किसी भी मुल्क में अगर इंसाफ नहीं है तो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, न वो मुल्क कायम रह सकता है। अनफॉर्चुनेटली मेरे मुंह में खाक के पाकिस्तान को मजीद कुछ हो, हम पाकिस्तान के लिए मरते हैं, जश्न आज़ादी मनाते हैं, लेकिन हकीकत तल्ख क्यों है? क्या आधा मुल्क हमने गंवाने के बाद भी सोचा मुल्क के लिए? हम नहीं सोचते। उसकी वजह क्या है?
कि जिस पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है, इंसाफ नहीं है। और वो इंसाफ क्यों नहीं है कि वहाँ हर चीज कस्टमाइज है, अदालतें में इंसाफ नहीं है, लीडरों में सिंसियरिटी नहीं है क्योंकि वो लीडर है नहीं। आज भी आप देख लें, इमरान खान की गवर्नमेंट है लेकिन पीछे कौन चला रहा है सबको पता है। तो अब ये पिछले, क्योंकि 1958 से लेकर आज तक फौज की हुक्मरानी रही है, बैक डोर पे, कभी फ्रंट पे खुद हुकूमत में आ गए मार्शल लॉ लेकर, कभी वो। तो अब मेरे ख्याल है कि हमारे यहाँ तो यही सिलसिला रहेगा जब तक कि कोई एक बड़ा ऐसा कोई रेवोल्यूशन ना आए कि जहां पर जो सिविलियन पावर है वो रूल करे हकीकत में। जब तक ऐसा नहीं होगा तो हमारे यहाँ कस्टमाइज ही इस तरह से ही चलेगा सिलसिला। अच्छा, एक सवाल और है, टाइम बहुत कम है हमारे पास। क्या पाकिस्तान वापस उस सिमत में जा सकता है जिसके लिए इसका कयाम अमल में लाया गया था? बिल्कुल जा सकता है, अगर हम उसको बेसिक्स को चलें, जिस मकसद के लिए, नंबर 1, हम सब को यूनाइट होके एज ए पाकिस्तानी सोचना है। हर शख्स की कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान को तबाह करने में, हर आम आदमी की भी। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमने अपने वडेरे को, अपने जागीरदार को, अपनी बिरादरी के आदमी को, अपनी ज़बान बोलने वाले को, अपने सूबे के लोगों को वोट देना है। जब तक ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा हम सही नहीं होंगे। हमें ये सोचना है कि हमारे मुल्क के लिए कौन है, तो उसका रास्ता एक ही है कि हमें सबको एज ए पाकिस्तानी बिहेव करना पड़ेगा, पाकिस्तान के नाम पे लोगों को वोट देना पड़ेगा, और ये सोचना पड़ेगा कि हमें भले नुकसान हो, पाकिस्तान के लिए आदमी सही है या नहीं है। अगर कहीं भी शक होता है कि ये आदमी को एस्टेब्लिशमेंट लेके आइए, फौजी लेकर आए, पता चल जाता है, उसको उससे दूर रहना चाहिए। पाकिस्तान की कौम को नई लीडरशिप चाहिए, हमारे मुल्क में नई पार्टी चाहिए, और एक इनकलाब चाहिए जिसे सिविल रेवोल्यूशन कहते हैं ना, उसकी जरूरत है पाकिस्तान में। अच्छा, हमारे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है और ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है वैसे। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि क्या आप समझते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के सिस्टम को राह रास्त लाने के लिए करप्ट माफिया को लगाम डाल सकेंगे? देखें, जो भी इमरान खान ने डिसीजन लिए हैं और जो हो रहा है, उससे बात एक साफ जाहिर नजर आती है मुझे एज एनालिस्ट कि इमरान खान के हाथ में कुछ है नहीं। इमरान खान अगर सही चाहता भी है तो वो कर नहीं सकता, क्योंकि इमरान खान को शायद अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसका कितना पावर होता है। उनको अपने पावर का अंदाजा हो गया है और फिर अब वो मजबूरी है। इमरान खान को खुल के सामने आना चाहिए था। अगर आप डिसीजन नहीं ले सकते, आपकी पार्टी का है तहरीक इंसाफ, अगर आप इंसाफ फराम नहीं कर सकते, आपको आगे कौम से खिताब करना चाहिए और कहना चाहिए कि जी मैं इंसाफ तहरीक मुल्क में नाफिज करना चाहता था, मैं कोर्टों को सही करना चाहता था, करप्शन को खत्म करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं करने दिया जा रहा, तो मैं माफी चाहता हूँ, ये मेरा रिजाइन है, कौम पे छोड़ दें जी। ये कौम इसी लायक है। लेकिन अगर आप कौम को ये लगेगा, एक ना एक दिन तो देखें हर एक ने जाना होता है, इज्जत से चले जाए तो अच्छा होता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई जाता नहीं है, जब तक बेइज्जती ना हो जब तक जाते नहीं है। तो नाजरीन, इस टॉपिक पे बात होती रहेगी और ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके लिए बड़ा टाइम चाहिए। और बहुत शुक्रिया अतीकुल हसन साहब। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी और मेरा ईमान है कि एक दिन ज़रूर आएगा हम इन तमाम मसाइल से निकलकर अपने वतन को उसके मुताबिक बना पाएंगे जिस मकसद के लिए हमारे आबो अजदाद ने इसे हासिल किया था। और हम मायूस नहीं हैं और होना भी नहीं चाहिए। शेख सादी फरमाते हैं कि मायूसी ऐसी धूप है जो सख्त से सख्त वजूद को जलाकर राख कर देती है। और बहुत शुक्रिया नाजरीन, आज के प्रोग्राम का इख्तिताम हम इस शेर पे करते हैं, वतन की खाक जरा एड़ियां रगड़ने दे, वतन की खाक जरा एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बिल्कुल। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मौजूद मेहमान जनाब अतीकुल हसन और मेज़बान अख्तर अली मुगल को इजाज़त दीजिए। शब बखैर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। जश्न आज़ादी मुबारक।